अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। DGISPR की तवील और शदीद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वफाकी वज़रा मैदान में आ गए हैं, मोर्चाजन हो गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमले जारी है। वफाकी वज़रा कहते हैं कि DGISPR की जो प्रेसर थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें एक नरम लहजा इस्तेमाल किया गया, उसमें कोई सख्ती नहीं थी। अगर ये वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो ईंट का जवाब पत्थर से देते। जिस नोयत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बयानिए बनाए जाते हैं, जिस नोयत की इल्ज़ाम तराशियाँ की जाती हैं, तो हुकूमती वज़रा होते मैदान में तो शायद वो और जो उनका लहजा था वो सख्त होता और जवाब मज़ीद शदीद हो सकता था। दो अहम वफाकी वज़रा इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, पहले ये आपके सामने। DGISPR ने तो है मोहताज जबान इस्तेमाल की है। मुझे लिबर्टी है कि मैं इनका जवाब जो है पत्थर में दे सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि अभी तो DGISPR ने बड़ी नरमी बरती है। अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद इससे भी ज़्यादा सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। हम सबको रियासत और सियासत में फ़र्क करना चाहिए। अगर रियासत होगी, सियासत होगी। ये आपने वफाकी वज़रा को सुन लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही सियासी तन्हाई का शिकार है और अब हुकूमत मज़ीद सख्ती के मूड में नज़र आती है। 9 मई केसेस के हवाले से बानी PTI इमरान खान समेत जो मुतअद्दिद रहनुमा है उनके नाम ECL में डाल दिए गए हैं। साथ ही अडयाला जेल के बाहर जिस तरह एहतजाज होता था, मतलब अब ये कहा जा रहा है कि अडयाला जेल का जो डोर है, जो दरवाज़ा है, उसको नॉक करने की भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने इस हवाले से क्या कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। कोई मुलाकात नहीं है, मुलाकात बंद है। लॉ एंड ऑर्डर वहां क्रिएट करने की कोशिश की आउटसाइड द जेल। कानून सख्ती के साथ निपटेगा, मरे हुए को क्या मारना। इस इंतहा पसंद आदमी को जिस पे जंगी जुनून सवार है अपनी ही फौज के खिलाफ, उसकी जमात के लोग कितनी देर सस्टेन करेंगे। मैं समझता हूं कि इनकी जमात का कोई फ्यूचर नहीं इस मुल्क के अंदर। हाँ, इमरान खान के बगैर बात करनी है, पार्लियामेंट में जरूर बात करें, अपने रवैये पे माजरत करें और आके कहें कि हमें शर्मिंदगी है कि हमारा लीडर जो है वो इतने गंदे बयान देता है और मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। फिर गौर किया जा सकता है। अदर देन दैट आई थिंक दे मिस्ड द चांस। ये आपने सुन लिया, हुकूमती वज़रा बात कर रहे हैं, माइनस इमरान खान की बात कर रहे हैं। जो प्रेसर थी DGISPR की, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल भी आया। जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोफेसर गौहर साहब, उन्होंने ऑल्दो एक मुतवाज़न जो है अप्रोच इख्तियार की, इस पूरे मामले को अफसोसनाक करार दिया। उनका जी दोनों जानिब से इस नोयत की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया इस पूरे मामले पर कल से हम देख रहे हैं क्रीज से बाहर निकल कर खेल रहा है। ये पूरा मामला यहाँ तक पहुँचा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी PTI के जो अकाउंट्स हैं उनकी वजह से ही है। वहाँ से इस नोयत के बयानात आते थे और इस नोयत की शोला बयानी की जाती थी, जिसने बानी PTI और उनकी जमात के लिए मुश्किलात पैदा की। अब सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं। हुकूमत तो बात कर रही है कि गॉर्डन राज भी लग सकता है और -1 की बात हो रही है। पार्लियामान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या रोल प्ले कर पाएगी, और दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल एक पेशावर में जलसा आम करने जा रही है। बताया जा रहा है कि वहाँ पर ये जो प्रेशर है या हुकूमती वज़रा जिस नोयत के बयानात दे रहे हैं उसका जवाब देंगे। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराता चलो। मंसूर अली खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, और साथ साथ जनाब SR राना साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं और एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी। मंसूर भाई आपसे आगाज़ कर लेते हैं। कल हमने देखा प्रेशर, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जिस तरह रिएक्ट कर रहा है, ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी इसके बाद? मेरे ख्याल में सोशल मीडिया जिस तरह रिएक्ट कर रहा है उसकी वजह से तो शायद मुश्किलात नहीं बढ़ेंगी, लेकिन जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ISPR की जानिब से, वो उसी से इंडिकेशन मिल गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात अब बढ़ेंगी। और सोशल मीडिया का जो आगे से रिस्पॉन्स आ रहा है, ज़ाहिर बात है वो तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आना ही था, वो तो हम एक्सपेक्ट करें। बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो ये कहूँगा आप ज़रा अगले 24 घंटे का ज़रा वेट कीजिएगा, क्योंकि पेशावर के अंदर जो अब जलसा होने जा रहा है उसके अंदर मेरे ख्याल में जो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आएंगी वहाँ से, वो मेरे ख्याल में इससे भी ज़्यादा सख्त होंगी, क्योंकि उनके चंद रहनुमाओं की जानिब से जो ट्वीट्स आई हैं पिछले 24 घंटे में, उसी से इंडिकेशन हो रही है कि वहाँ पे तकरीरें जो हैं वो किस किस्म की होने जा रही हैं। सो ये जो भी स्टार्ट हुआ है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो तो ट्रेलर था। सो आने वाला हफ्ता, ख़ास तौर पे मंगल का दिन जब दोबारा मुलाकातों का दिन होगा, वो भी देखने से ताल्लुक़ रखेगा। मेरा ख्याल में वहाँ पर भी सिचुएशन जो है काफ़ी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए डिफ़िकल्ट होने जा रही है। और मेरी इत्तलात के मुताबिक ऑलरेडी बहुत से लोग जो ऑलरेडी ECL के ऊपर डाले जा चुके हैं, वो ECL की लिस्ट भी जो है वो इंक्रीज होने जा रही है। बल्कि आज आके खान साहब भी 9 मई केसेस के हवाले से बहुत सारे जो मजीद नाम भी उसमें शामिल कर दिए। 132 अफराद। बिल्कुल। आज जो कल हमने देखा DGISPR का जो लहजा था वो इतना सख्त, जो एक कहने के उसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई। पाकिस्तान तरीके से बात करी कि इस तरह का अग्रेसिव उनको नहीं होना चाहिए था। ऑल्दो हुकूमत कह रही है कि अगर वो बात करते तो इससे भी ज़्यादा अग्रेसिव होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ईंट का जवाब पत्थर से देते।
नहीं, मेरे ख्याल में उसमें बाय स्ट्रैटेजी इसमें 3 प्लेयर्स हैं ना, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक एस्टैब्लिशमेंट और एक हुकूमत। मतलब इन तीनों को अगर हम उठा के देखें, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जहां पे उन्होंने जवाबी तनकीद की, वहीं पे मेरा ख्याल में वो खुद भी ये चाहते थे कि ये मुकाबला जो है ना, ये इंटरनेशनल मीडिया में, सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहलाया जाए कि ये एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान है। ये इस मुकाबले का टाइटल जो है ना वो ये होना चाहिए। ये मुकाबला ये हुकूमत वर्सेस इमरान खान नहीं होना चाहिए, नून लीग वर्सेस इमरान खान नहीं। मतलब पाकिस्तान तरीके साहब की ख्वाहिश पूरी हो गई है, उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई है। उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये पॉइंट्स मिल गए कि हाँ जी हमने ये करवा लिया। अब ये लड़ाई जो है ना डायरेक्ट ओपन में आ गई है, पब्लिक में आ गई है। पहले बिहाइंड द कर्टन्स हो रही थी, अब ये बिल्कुल ओपन में आ चुकी है। ठीक है, एक चीज। दूसरी बात ये, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से देखा जाए तो वो उन्होंने अपनी जो पॉइंट स्कोरिंग ये करनी थी कि जनाब पहले ट्वीटें होती थी, नाम लिया जाता था, सब कुछ होता था, हम आगे से कुछ नहीं कहते थे, अब आपको जवाब उसी जबान के अंदर आएगा। सो यानी ये राउंड 1 था, ये राउंड अब इसी तरह मेरे ख्याल में आगे चलते रहेंगे। अब आ गया तीसरा प्लेयर हुकूमत भी मेरे ख्याल में चाहेगी कि बहुत अच्छा हुआ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और बहुत अच्छा हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट अब आपस में बिल्कुल डायरेक्टली गुत्थम गुत्ता, जिस तरह DG ISPR ने कहा कि बेर नकल से मुराद है कि मुक्का जो बगैर ग्लव के होगा, अब बॉक्सिंग जो है वो बगैर ग्लव की होगी, ये उन्होंने खुद कहा है। तो इसका मतलब है हुकूमत ये चाहेगी कि ये लड़ें इसी तरह आपस में, क्योंकि इनके लड़ने की गारंटी है हुकूमत को कि ये कायम दायम रहेंगे, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना। वरना नून लीग जो थी, जो 3.5 साल इमरान खान साहब के दौर में इंतजार करती थी, वो यही थी कि इन दोनों की जिस दिन लड़ाई हुई हमारी एंट्री हो जानी, और वही हुआ कि जनरल बाजवा और इमरान खान साहब के दरमियान जब ताल्लुकात खराब हुए, नून लीग ने वहीं पे एंट्री पॉइंट अपना बना लिया। तो ये तो चाहेंगे, ये सिर्फ लड़ाई अभी नहीं, अगले 5 साल 10 साल इसी तरह लड़ाई जो है वो चलती रहे इन दोनों की। आप ये लड़ाई चलती रहेगी और ये हुकूमत जो है ये कहने के कायम दायम रहेगी। चले बुखारी साहब ये बता दें कि ये मामला जातियात पर आ गया है, और अब ये लगता यही है बाजार की माइनस पे जाके, किसी -1 पता नहीं किस साइड से होता है, उस पर जाके रुकेगा। बहुत शुक्रिया आपका। मंसूर ने जो बातें की हैं वो सब मैं उनसे लार्जली एग्री करता हूँ। बस सिर्फ एक बात से मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है, वो ये है कि लड़ाई फ़ौज और या फ़ौजी क़यादत और इमरान खान के बीच अब ओपन नहीं हुई है, ये पहले दिन से है। जिस दिन से वो इक़्तिदार से उतरे थे उसके बाद से जो गर्दान शुरू थी गद्दार की, मीर जाफ़र की, मीर सादिक की, ये बराह रास्त लड़ाई थी, हमेशा से बराह रास्त रही है। अब ज़रा मैदान खुल गया है और लबो लहजा दोनों तरफ से एक सा हो गया है। हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो याद है जो यकीनी तौर पे बड़ा डिफरेंट लहजा था, बड़ा सख्त लहजा था, लेकिन हमें वो ट्वीट याद नहीं है जो उससे 2 दिन पहले की गई थी, और उसमें जिस तरीके से सिंगल आउट करके आर्मी चीफ और जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के बारे में जिस तरह की गुफ्तगू और जो ज़बान इस्तेमाल की गई थी वो भी हमें याद रखनी चाहिए। इसके साथ साथ NDU विच इज़ एन इंस्टीट्यूशन, ये ट्वीट से बढ़कर जो खान साहब की हमशीरा की उनसे मुलाकात होती है उसके बाद जो उन्होंने आकर मीडिया से बात की, उसमें भी वही अल्फाज दोहराए गए और कहा कि खान साहब ये फरमा रहे हैं उस शख्सियत के बारे में। जी, मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि ये ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ ब्लूम एक दिन DG ISPR गॉट फ्रॉम द रॉन्ग साइड ऑफ हिज बेड एंड उसका लबो लहजा इस तरह हो गया है। देयर इज़ ए रीज़न टू इट, और वो रीज़न मैंने आपको उसका हवाला दे दिया कि उससे पहले और उससे भी पहले जितनी दफ़ा भी बात, चाहे वो मिलिट्री आर्मी चीफ के बारे में हुई, चाहे फ़ौज के इंस्टीट्यूशन के बारे में हुई, तैयार किया गया लोगों को, अपनी पार्टी को बिल्कुल तैयार किया गया कि लड़ाई सियासतदानों से नहीं है, इसलिए कि वो तो उन्होंने पहले दिन ही कह दिया था चोरों से ना बात करूंगा, ना इनसे मिलूंगा, ना इनके साथ बैठूंगा कभी। लिहाजा ये तो खुद डिटरमिन किया खान साहब ने कि मेरी लड़ाई जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई किन हवालों से है? 2-3-4 बातें जो DG ISPR ने हमें बताई हैं, शेयर की हैं, वो ये है कि एक तो जो ऑपरेशंस हो रहे हैं KPK में, वो अफ़गान अपने सहूलतकारों के ज़रिए कह लीजिए, सहूलतकारी कह लीजिए, वहाँ अफ़गान नेशनल्स का रोल कह लीजिए, वहाँ TTP कह नाम जो मर्जी दे लें उनको, फ़ौज का ख्याल ये है कि उन दहशतगर्द ग्रुपों की सहूलतकारी हो रही है, और इसका इजहार खुद PTI की हुकूमत एक से ज़्यादा मरतबा कर चुकी है। चाहे वो खान साहब के बयानात हैं कि इनके साथ बातचीत करनी चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए, चाहे वो अली अमीन गंडापुर थे, और चाहे अब जो बदज़बानी खुद इस चीफ मिनिस्टर ने की है जिसका नाम सोहेल अफरीदी है, वो सब कुछ हमें अपने सामने रखना चाहिए। ये मैंने कहा ना कि आउट ऑफ ब्लूम लड़ाई नहीं हुई है, देयर इज़ ए रीज़न टू इट एंड देयर इज़ ए वैलिड रीज़न बिहाइंड इट। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप पहले तो ये कहते रहे कि मैं बात करूंगा तो उस ताकतवर तबके से करूंगा, और आपने 4 अदद खत लिख मारे उनको, अगर आपको याद दिलाऊं मैं। चारों मरतबा उनसे कहा गया कि हम आपसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर आपने बातचीत करनी है तो आप पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ कीजिए, चाहे वो पार्लियामेंट की छत के नीचे हो या इवन अदरवाइज।
तो कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल तासुर मैं कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये लड़ाई अचानक शुरू हो गई है। ये लड़ाई जब से इक़्तिदार से गए हैं खान साहब तब से है और ये जारी रहेगी। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर जिस किस्म की डिवाइड है, जिस तरह से लोग बैकफुट पर जा रहे हैं, ये भी कोई अच्छा ओमन नहीं है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं साहब ये लड़ाई जो है जारी रहेगी, लेकिन जी मुकम्मल कीजिएगा। आखिरी जुमला अगर आप मुझे इजाजत दे दें। जी बुखारी साहब, अगर आपको याद हो कि जेल से 5 पीटीआई के सीनियर लीडर्स ने खत लिखा था खान साहब को जी, फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद कुछ लोग जाके मिले थे जेल में और उनसे कहा था कि पॉलिटिकल ऑप्शन जो है वो ओपन कीजिए। खान साहब किसी की मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस बंदे ने जरा सा पैंतरा उस तरफ बदला कि बातचीत होनी चाहिए, वो इस पार्टी में नहीं है। चाहे वो शेर अफजल मरवत थे, चाहे बहुत सारे नाम मैं ले सकता हूँ, चाहे अली मीन गंडापुर थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप खुद ही लड़ाई का फोकस फौज की तरफ रखना चाहते हैं तो पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लीजिए। फौज ने हमेशा सरवाइव किया है, फौज ने हमेशा प्रिवेल किया है, यही अब भी होने जा रहा है। असल में पॉलिटिकल लीडरशिप से तवक्को ये रखनी चाहिए कि वो पॉलिटिकल ऑप्शन जो है उसको फोकस करें, इंस्टेड ऑफ कि हम ताकतवर तबके से बातचीत करके फिर दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। जी ठीक हो गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मामला यहाँ रुकेगा नहीं। कल मंसूर साहब आपने भी वहाँ पे क्वेश्चन किया था कि माजी में भी बहुत सी चीज़ें होती रही, लेकिन जवाब ये मिला कि माजी में कभी भी अफवाज पाकिस्तान ने इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं किया। तो ऐसा रवैया इख्तियार नहीं हुआ, चले इस लेवल पर पहुँच गए जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया उसका जवाब दे रहा है, या कल जो जलसा होगा राना साहब उसमें अगर कोई मौक़िफ़ जो मज़ीद उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिद्दत आती है तो ये मामला रुकेगा कहाँ जाकर? देखें, अब ये तो खैर अल्लाह ही जानता है कि ये मामला कहाँ रुकेगा, लेकिन ये मामला जहाँ जा रहा है या चला गया है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। और जिस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है और आने वाले दिनों की बनती नज़र आ रही है, वो मेरे लिए नज़र में तो वो किसी पॉलिटिकल सिस्टम या डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। और मैं तो आज भी कई जगह पे ये कह चुका हूँ कि मेरा ख्याल है कि इस क्रिटिकल नाजुक मौके के ऊपर तफरीक को मज़ीद बढ़ाने से बेहतर ये है कि कोई एक फरीक थोड़ा सा सब्र तहम्मुल का और बर्दाश्त का मुजाहरा कर ले। तो ये इतनी जो डस्ट है, जो डस्ट नहीं, ये तो आप ये तो डस्ट में तो फिर भी कुछ होता है, ये एक ऐसे आंधी उठी है कि जिसमें अब कुछ नज़र नहीं आ रहा। कल क्या होगा ये नज़र नहीं आ रहा। सारे हम कयाफा लड़ा रहे हैं, लेकिन मुझे दुख अपने पॉलिटिकल फोर्सेस पे है। मुझे एस्टेब्लिशमेंट से कोई गिला नहीं है। मुझे दुख अपने पॉलिटिकल फोर्सेस से है कि उन्होंने इंतहाई, जिसे कहना चाहिए ना, छोटेपन का मुजाहरा किया। लफ्ज शायद वो लफ्ज ये मुझे इसका मुतबादिल कोई नहीं मिला। रन साहब ये किस जानिब से किया गया छोटेपन का मुजाहरा? हुकूमत तो हमने देखा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर बातचीत की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात उन्होंने कहा हमने तो बात ही नहीं करनी इनसे, इनके पल्ले ही नहीं है कुछ देने के लिए, इनसे बात क्यों करें? नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि जी हम पीटीआई को, जैसे आप कह रहे हैं हुकूमत मुज़ाकरात की दावत दे रही है, तो उनका कायदे अपोजिशन क्यों नहीं मान रहे सेनेट में और कौमी असम्बली में, जो असल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बात होनी है? तो ये तो बिगाड़ के बाद सूरत हाल यहाँ पर पहुंची ना। उमर अयूब साहब पार्लियामेंट में मौजूद थे, अपनी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अपोजिशन लीडर भी वहाँ पर बतौर अपना काम कर रहे थे। ये तो अभी का मामला हो गया। ये तो इस नहज पे आन पहुंचे हैं जिसका सब तस्करा कर रहे हैं कि कल DGISPR को इस तरह प्रेशर करनी पड़ गई, पॉलिटिकल साइड भी उसी लेवल पर आकर आन खड़ी हुई है। अगर माजी में देखें तो बहुत सारे मौके ऐसे थे कि जब चीज़ें आगे बढ़ सकती थी। नहीं तो किसकी तरफ से बढ़नी थी? हुकूमत की तरफ से बढ़नी थी ना। हुकूमत ने बड़ेपन का मुजाहरा करना था ना, कोई उसने जेल से बाहर आके तो नहीं करना था। हुकूमत ने इन्हें लेके चलना था। पॉलिटिकल कुव्वतें, पॉलिटिकल फोर्सेस दोनों साइड से हुकूमत ने कह दिया बात कर ले, उन्होंने बाद में कहा आपके पल्ले ही कुछ नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते, आपसे क्या बात करें। जी मुकम्मल कर लें। जी मेरी अर्ज सुन लेना। जी सर। आप आज कल का ही देख लेना। दोपहर को राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कहा नहीं जी नहीं होने चाहिए। तो मतलब आपका अपनी भी कोई स्टैंडिंग है या नहीं है? कोई पॉलिटिकल आपकी भी कोई कहीं आप पैर रख के खड़े में कि नहीं खड़े हुए? और दूसरी बात यह कि कल का मैं तो ये समझता हूं कि इमरान खान को क्या नुकसान होना है, वो तो ऑलरेडी 2.5 साल से जेल में है, पार्टी उसकी खत्म हो गई है,
उसके लिए तो मुश्किलात ही मुश्किलात है। लेकिन कल एक चीज क्लियर हो गई कि इस सारे अब पाकिस्तान के आने वाले उसमें ना नवाज शरीफ मैटर कर रहे हैं ना जरदारी मैटर कर रहे हैं। इनकी सियासत खत्म शुद्ध हो गई है, मतलब ये कहीं मैटर नहीं कर रहे। पिछले 15 दिन से कोई पॉलिटिकल बयान आपने जरदारी साहब का सुना या नवाज शरीफ साहब का सुना या शहबाज शरीफ साहब का सुना? नहीं सुना आपने, क्योंकि वो मैटर ही नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि हम इररेलेवेंट है, हमारी कोई बात की वक़्त वैल्यू नहीं रही है। अब ये बात इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान है, और क्या नाम है, कल ये बात जंग बिल्कुल क्लियर हो गई और डीजी साहब ने कोई लगे लपेटे बगैर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर दी, क्लियर कह दी। तो अब जो भी होगा वो आगे जाके जो भी हो वो देखना होगा। लेकिन ये बात तय हो गया कि पाकिस्तान की जो बाहर पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो नाकाम हो चुकी हैं और उनके हाथ में कुछ नहीं रहा। वो सिवाय ये कि तालियां मारने के या क्या नाम मेरी चीची दा छला माही ला लिया, मैं घर जाके शिकायत लावांगी, बस इतने जोगे रह गए बस। अब वो और कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज इनमें थोड़ा सा तपड़ होते तो शायद ये सिचुएशन ऐसे ना बनती। ठीक हो गया मंसूर साहब। हम देखते हैं बानी पीटीआई को, हमने देखा वो एज ए लीडर के तौर पे आते थे और जनाब जब जलसे से खिताब करते थे, मैं कल्ला ही काफ़ी, हाँ मथे रंग दियांगा, इस तरह की बातें। और वही हमने देखा उनकी सियासत भी इसी नोयत की रही। कई बार उनको मौके मिले बातचीत करने के जो नहीं किए गए। और आज जिस तरह बात की जाए कि पॉलिटिकल सिस्टम इतना डैमेज हो गया है कि जो लोग इस टाइम पावर में बैठे हैं उनको डराया हुआ है अडयाला जेल से। अडयाला जेल वाले जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। तो ये यहाँ तक पहुँचने में किसने क्या रोल प्ले किया? अच्छा, वैसे आप एक नोट करें इस सारी चीज़ के अंदर ये पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाइयाँ पहले भी होती रही हैं। तो पहले ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो। बिल्कुल। इस सारी चीज़ के अंदर ना एक चीज़ की एडिशन हो गई है और वो है सोशल मीडिया। एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह बीच में जो है वो आ गया है कि जिस पे कहीं भी बात अब मज़ीद तकलीफ देती है। वो किसी की तरफ से भी हो, वो किसी की भी ट्वीट हो, कोई भी वीडियो हो, कोई छोटा सा क्लिप हो, बड़ा सा क्लिप हो, कोई वीडियो बयान हो, उसकी जो रेजोनेंस है ना, एम्प्लीफिकेशन है, वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। अभी भी अगर आप डीजी आईएसपीआर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखें तो उसके अंदर वीलॉग्स के मुख्तलिफ क्लिप्स दिखाए जा रहे हैं। ट्वीट का जिक्र हो रहा है, यहाँ से ट्वीट होती है, वहाँ से इंडियन मीडिया उसको पिक करता है और उसको एम्पलीफाई करता है और उसके बाद ट्रोल्स उसको रीट्वीट्स करते हैं। सोशल मीडिया एक एक्चुअली एक नया प्लेयर आ गया है इस सारी चीज़ के अंदर। पहले क्या होता था, एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल फोर्सेस की अगर आपस में लड़ाई होती थी और पॉलिटिकल फोर्सेस की जानिब से कोई ऐसा बयान, चले एक मिनट के लिए मैं आपसे बात करता हूं। ये दो सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनका भी एक्सपीरियंस है, इन्होंने माजी की बहुत सी लड़ाइयाँ कवर की हुई हैं। माजी के अंदर अगर कोई इस तरह की स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो इमरान खान साहब के अकाउंट से ट्वीट्स होती हैं, अगर वो किसी जलसे में कह दी जाती, कोई बयान दिया जाता, तो इस मुल्क का मीडिया कभी भी उससे शाया ना करता। हकीकत है ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले अगर आप चले जाएं, वो कभी भी इन दोनों का प्रिंट के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, वो कभी भी अगले दिन अखबार के अंदर वो नहीं छपना था। तो वो पॉलिटिकल टेम्परेचर्स कभी भी राइज नहीं होने थे उस तरह। लेकिन अब क्या हुआ है कि ना उनको अखबार की जरूरत है, ना टेलीविजन चैनल की जरूरत है, वो सिर्फ एक मोबाइल फोन उठा के वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो ट्वीट भी कर सकते हैं और वो डायरेक्ट अब आवाम के साथ जो है वो बात करते हैं। अच्छा, उनके साथ भी प्रॉब्लम यह है कि उनको भी अब फिल्टर करने वाला कोई नहीं। जिस तरह हमारे यहाँ एडिटोरियल चेक्स होते हैं ना, ये भी हर इदारे के अंदर एक एडिटोरियल चेक्स होते हैं, तो पॉलिटिकल एडिटोरियल चेक्स भी होते थे। अब क्या है, अगर फॉर एग्जांपल कोई गुस्से में बैठा हुआ है तो अक्सर औकात कहते हैं कि गुस्से में अपना मोबाइल फोन ना दूर कर दें कि कहीं आप कोई गलत चीज ट्वीट ना कर दें। अब क्या होता है कि उसी वक्त रिएक्शन आता है, तुम्हारी ऐसी की तैसी, जिस तरह फैसल वाडा साहब ने कहा ऐसी की तैसी हम ये कर देंगे। अब मैं पिछले 24 घंटे से देख रहा हूँ कुत्ते के ऊपर डिस्कशन हो रही है, मतलब सोशल मीडिया के। आप देखें ना, जो बयानियां है वो कहां से कहां चला गया है। बिल्कुल। इसने एक नया किरदार अदा कर दिया है, ये कंट्रोल भी नहीं हो सक रहा। यहां पे जिसका जो दिल करता है, फिर ये अगर पाकिस्तान में नहीं है तो बाहर से भी बोला जा रहा है और इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ते से बढ़ता जा रहा है और तकलीफ भी दे रहा है, हर साइड को तकलीफ। लेकिन मसूर भाई, ये कंट्रोल हो सकता था ना कि जो लोग उसको एक बयानिया बना रहे हैं, बयानिया इस टाइम जो बन रहा है, मैं आपकी बात लीडर है, ये मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि अगर इस वक्त इमरान खान साहब इतनी हार्ड पोजीशन ले रहे हैं ना, इतना एक्सट्रीम के ऊपर चले गए हैं, तो उसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि अब मेरे पास वो हथियार है कि जिससे मैं अगले को जो है ना ट्रबल उसके लिए क्रिएट कर सकता हूं। मैं वीडियोस रिकॉर्ड करवा सकता हूं, मैं एआई के जरिए, आप देखें ना पीटीआई जो है एआई के जरिए उनकी वीडियोस बनवा रही है, मैं ट्वीट में सख्त ज़बान जो है मैं अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मुझे कोई मुज़ाकरात करने की ज़रूरत नहीं है। मुज़ाकरात आप तब उस मेज़ के ऊपर आते हैं जब आपको एहसास हो कि नहीं, मैं एक पोजीशन ऑफ डिफीट पे भी जा सकता हूं। इमरान खान साहब का माइंडसेट ये है कि मुझे डिफीट नहीं हो सकती, मेरा अवाम के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है, अवाम मैं उसमें पॉपुलर हूँ, व्हाटएवर। मैं ये नहीं कह रहा वो सही है या गलत है, वो डिफरेंट डिबेट है। उनके ज़हन में ये है
के सत्ते खैरान है, मैं खंबे को भी टिकट दूंगा, खंबा जीत जाएगा। वैसे एज स्पोर्ट्समैन देखें तो खान साहब ने कितने मैच जीते हैं, कितने हारे हैं, उसका भी डेटा देखना चाहिए। आप कह रहे हैं उनको यकीन है कि वो हार सकते ही नहीं है, हालांकि बाजी में बतौर खिलाड़ी हारते रहे होंगे काफी। बहुत दफा स्पोर्ट्समैन, आप आजकल क्रिकेट खेल रहे हैं, आप जब मैच खेलने हार के आए हुए हैं, आप हार के आए हुए हैं, जीत गए, आप हार गए, लेकिन हमें भी डाउट था कि पता नहीं हम जीतते कि नहीं जीतते। सो ये हर सियासतदान यही समझता है कि मैं जीत जाऊंगा, कुछ नहीं होता, लेकिन बाजी पलट जाती है, जरूरी तो नहीं होता। अब मैं आपको ये बता सकता हूं, मैं शर्तिया आपको ये बात कह सकता हूं कि जनरल बाजवा के दौर में इमरान खान साहब का उस वक्त के आर्मी चीफ के साथ जो रिलेशनशिप था, खराब होने के बाद भी इतना खराब नहीं था जो नए आर्मी चीफ के आने के बाद खराब हो गया। सो हालात चेंज हो गए, बदल गए। मतलब वही पूरा मामला यही है कि जब जातियात वाला मामला, जब अपॉइंटमेंट होनी है, तब आप लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब, पिंडी की जानिब आ रहे हैं, फिर नोटिफिकेशन आना है, उसके ऊपर सियासत की जा रही है, तो मतलब कहीं स्पेस तो आप भी नहीं दे रहे, और मुज़ाकरात भी उन्हीं से करने हैं। बुखारी साहब, मुज़ाकरात भी उन्हीं से करने हैं और क्रिटिसिज्म भी और गोलाबारी भी उन्हीं के खिलाफ करनी है, तो ऐसे कैसे फिर चीज़ें आगे बढ़ सकती थी? देखिए, मंसूर ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो नया एक फैक्टर आ गया है सोशल मीडिया का, ये यकीनी तौर पर एक बहुत लीथल हथियार है। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो आत खुदा दा वैर, ये हर एक चीज़ का फिर अल्टीमेटली कोई ना कोई इलाज होता है। यही सोशल मीडिया बहुत लीथल था यूरोप में भी और अमेरिका में भी, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने कंट्रोल किया। वहाँ जहाँ के बहुत ज़्यादा जमहूरियत की बात की जाती है, जहाँ पर राइट ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाती है, कंट्रोल के अंदर बात कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब इंग्लैंड गए हैं और वो जो जेन मैरियट साहिबा जो पाकिस्तान में हाई कमिश्नर, उनको जो नाम शाम दिए थे, कह रहे हैं उनको लेने गए हुए हैं, तो इस पर भी जरा तबसरा कर दीजिएगा। देखिए, वो तो खैर वो अभी तो उन्होंने खुद कह दिया, अभी मैं देख रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रहा था कि उन्होंने कहा कि हाँ इसके ऊपर भी बात होगी। देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो हुकूमतें होती हैं, जो दूसरी हुकूमतों के साथ उनका जो इंटरेक्शन होता है वो स्टेट लेवल पर होता है। ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है, इसकी मौजूदगी बताती है ये कि जितना मर्जी बड़ा क्रिमिनल हो, एक दूसरे मुल्क से उसको एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है। पहले भी हुआ है, पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, अब फिर ये होगा और इसमें बहुत सख्ती आने वाली है। तफसीलात का इस वक्त शायद वक्त नहीं है। मेरे भाई ने एक बात कही थी कि देखिए जी, हुकूमत ने अभी तक लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बनाया। मैं सदके जाऊं उस पार्टी के जिसके 84 अरकान असम्बली में एक शख्स इस काबिल नहीं है जिसको लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया जाए। सेनेट के 19 अरकान में से एक बंदा ऐसा नहीं है कि उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिया जाए। जब इस किस्म के फैसले होंगे फ्रॉम द बानी ऑफ द PTI, तो फिर वो सियासत तो ना हुई ना, वो तो फिर अपनी मर्जी की एक धुन है जिसके जो दिमाग पर सवार है और उसी के मुताबिक सारे फैसले हो रहे हैं। क्योंकि यही फौज जो है, अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो इसका एक जनरल जो वो जमहूरियत का बाप नहीं था, वो मैंने कहा था कि वो जमहूरियत का बाप है, तो किसी ने कहा था ना कि ये नहीं कहा था उन्होंने कि एजेंसियों का काम है कि वो हर एक की मॉनिटरिंग करें, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई भी हो। वो उस वक्त सब कुछ ठीक था इसलिए कि आप उन्हीं के कंधों पर बैठ के आए थे, और अब वो सब कुछ गलत है क्योंकि वो द पावर दैट भी वही कुछ कर रही है जो आपके दौर में किया था उन्होंने। ये लड़ाई सदा की है, लेकिन ये लड़ाई इन पैराए में कभी दाखिल नहीं हुई थी। मैं आपको वर्स्ट स्टेटमेंट बताऊं नवाज शरीफ का, वो था जो गुजरांवाले के जलसे में उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद को हिसाब देना पड़ेगा अपने इकदामात का। उसकी नहीं माफी दी किसी ने। ये तो बात कहां से कहां पहुंच गई हुई है आपको। इससे पहले बेनजीर, उससे पहले जुल्फकार अली भुट्टो, उसके बाद आसिफ अली जरदारी, वो एक उनको इदराक था कि एक रेड लाइन कहां है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। ये हमेशा से रही है, पहली दफा ताकतवर नहीं हुई है एस्टैब्लिशमेंट। प्लीज लेट मी से दिस, राइट फ्रॉम 1948 ऑनवर्ड देयर हैज बीन नो गवर्नमेंट जो इंस्टॉल हुई हो या चली हो बगैर द सपोर्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। ये हम बहुत नाइव हैं जो ये कहते हैं कि हमारे सियासतदान इतने यानी स्ट्रांग थे। खुदा के लिए ये जो हर दफा नए कंधे पेश करके एक नई पार्टी जन्म लेती है, कहां से आती है ये, कौन लाता है ये, कैसे बनी थी PTI, किसी को याद नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एस्टैब्लिशमेंट का रोल तो हमेशा से था। अब सियासतदानों की चतुराई ये होनी चाहिए, ये कमाल ये होना चाहिए कि वो एस्टैब्लिशमेंट को एक बे पे रख के, दूर रख के अपने अमूर सल्तनत चलाएं। वो इसी सूरत में हो सकता है कि जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो आपस में इंटरेक्शन करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएं एंड कीप देम अवे। यहां तो उलट हो रहा है। तो अब आप देखिए जिस कोने में धकेल दिया आपने एस्टैब्लिशमेंट को, और अब कुछ लोग कहते हैं कि जी वो नहीं, ये लड़ाई इदारे के साथ तो नहीं है। और बाबा, अदारा एक बंदे से पहचाना जाता है, आपको आज तक यही समझ में नहीं आई है। अब आप मुझे बताइए इसमें किसका कसूर है। इस फौज में जो हमारी फौज है इसकी ट्रेनिंग सिंधर्स्ट की है, वहां कंपार्टमेंटलाइजेशन है, वहां पर ऐसा नहीं होता जिसकी तवक्को की जा रही है। अभी भी मैंने सुना कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी आप इतने अरसे के लिए बन गए, आप देखिएगा जी बीच में से कुछ होगा।
कुछ नहीं होता भाई। मुझे एक मिसाल दीजिए आपको मैं अगर मिसालें देने बैठूं तो आप जो परवेज मुशर्रफ को किसने सजाए मौत सुनाई थी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मिली किसने भेजा बाहर उसको? तो ये बात बढ़ जाएगी, बहुत दूर तक चली जाएगी। कहने का मतलब यह है कि गिवन सर्कमस्टांसिस में कमाल सियासी जमातों का यह है कि वो एस्टैब्लिशमेंट को फासले पर रखे, उनके साथ पंगा ना करें, ना उनको पंगा करने दें, और आप अपने रमूज़े सल्तनत चलाएं। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है, मतलब हुकूमत जो इस टाइम है वो मान भी रही है कि सिस्टम हाइब्रिड निज़ाम जो है वही इस टाइम कहने के आगे बढ़ना चाहिए। ठीक हो गया। रान साहब ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जिस तरह हुकूमत अब कहने के गोलाबारी और एक हार्ड मूड में हमें दिखाई दे रही है, तो क्या माइनस की तरफ जो बातें हो रही हैं, क्योंकि माजी में हमने देखा कि एक पाकिस्तान में एक सियासी जमात जो इसी तरह असर रसूख भी था उसका कराची में MQM का, वहाँ भी माइनस हुआ, तो यहाँ क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई माइनस ये पॉसिबल है, हो सकता है? ये तो जो करना चाह रहे ये बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरे किताबों में तो क्या कहते हैं वो जिन माजी की जमातों का आप कह रहे हैं और इसमें बड़ा फ़र्क है और इतना आसान नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमें हकीकतों को तस्लीम करके आगे बढ़ना चाहिए, और जो लोग इदारों और उनके सरबराहान के हवाले से ट्वीट करते हैं गलत, वो मैं तो उसके हक़ में नहीं हूँ बिल्कुल भी, और ना ही मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, अपने आप को तबाह किया, ये सारा कुछ करके उससे उन्हें कुछ मिला नहीं। वेरी वेल सेड। और ये बात ये उन्हें समझना चाहिए कि इस लोहे की दीवार से आप टकरा के आप दीवार नहीं तोड़ सकते, आप अपना सर फोड़ सकते हैं सिर्फ। तो मेरा ख्याल है कि ये इस पे एहतियात करनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, ये सलीम भाई मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने कहा वैसे ही कि ये उस भुट्टो के दौर में और नवाज शरीफ के दौर में सोशल मीडिया था नहीं तो इससे ज़्यादा गंद पड़ता। जो लोग जहाज़ से गंदी तस्वीरें फिकवा सकते हैं वो सोशल मीडिया को फिर बहुत अच्छा इस्तेमाल करते। और भुट्टो साहब जो जलसों में गालियाँ देते थे ना बहनों की, वो मैंने कानों में सुनी है, मैं छोटा सा बच्चा था, मैंने नासिर बाग में सुनी थी। सोशल मीडिया होता ना तो वो गालियाँ फिर बहुत खुली डुल्ली और चल रही होती, या बीबी की साहिबा की जैसे तस्वीरें फेंकी जाती थी, या नसीम अली खान के चोरी के जो लगाया गया था कि क्या क्या चीज़ें वो चोरी कर रही की थी उन्होंने, या मैडम शमीम के स्कैंडल जो बनाए गए थे, या अब मोस्ट रिसेंटली जो कुछ भी एक दूसरे के लिए कहा जाता रहा, कुत्ते निलाने वाले से लेके और क्या नाम है अली बाबा 40 चोर तक, और ये वो बस सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो इससे ज़्यादा गंद पड़ना था। लेकिन मैं इस बात के हक में हूँ कि इस गंद फैल से क्या मिलता क्या है, मतलब इससे क्या निकाल लिया हमने, सिवाय ये कि फिज़ा को हमने आलूदा कर दिया, गंदा कर दिया। मैं अपने बच्चों को नहीं कह सकता कि वो बड़े आराम से इद्दत के वाला जो केस है वो पढ़ सकें, या और इस तरह के। तो इससे हमारे सियासतदानों ने कुछ नहीं कमाया सिवाय इसके कि वो गंद आज इमरान खान के गले पड़ गया है। अगर आप इसी तरह खेलते रहे तो ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है, इसे रुकना चाहिए। अब वो सलीम साहब यंग है, मंसूर भाई ये बताएंगे कि इसी दौर में नवाबजादा नसरुल्लाह जैसे करैक्टर थे जो आगे बढ़ते थे, कुछ थोड़ा पोलराइजेशन को कम करते थे। अनफॉर्चुनेटली हमारे वो ही खत्म हो गए। मियां नवाज शरीफ साहब वो हमारे सबसे जीरक बुजुर्ग सियासतदान है। जरदारी साहब थोड़ा सा आए ना आगे आके कहे ना कि ये सियासी नफरतें कम करते हैं, हम बुजुर्ग हैं, अब जिंदगी के आखिरी मोड़ पे खड़े हैं, कोई अच्छा काम करते हैं और हम इसे खत्म करते हैं। आपने चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी भी तो किया था ना कि तुम बारी ले लो फिर मैं ले लूंगा, फिर अब इस बार भी 2.5 साल चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी के तहत आपने तय कर लिया कि 2.5 साल आप हुकूमत कर लें, 2.5 साल हम करें। तो कुछ इससे निकल के अवाम के लिए भी कभी कुछ करके कर लेना यार। सिर्फ अपनी ही खाल हलवा मांडा देखना है आपने कि मेरे इक़्तिदार कायम रहे, तुम्हारा अगली दफा कायम रहे। इशू रहे ही नहीं ना अवामी मसाइल। तो अभी हाल ही में जो IMF की रिपोर्ट थी उसके ऊपर बड़ा अच्छा प्ले कर सकती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन वो चले बॉदर नहीं किया उन्होंने। मंसूर भाई, माइनस मतलब जो बात करते हैं, क्या माइनस हो सकता है पाकिस्तानी सियासत में मौजूदा हालात में कोई भी शख्सियत? सियासतदान किस तरह माइनस पॉसिबल नहीं है। सिचुएशन 2.25 करोड़ वोट लिया हुआ है इमरान खान ने, लोग उसके चाहने वाले हैं, 2/3 उसकी मेजॉरिटी है एक सूबाई असम्बली के अंदर। पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ी जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात के तौर पे वो बैठे हुए हैं, सिंध के अंदर उनकी फॉलोइंग है, बलूचिस्तान में उनकी फॉलोइंग है। माइनस नहीं किया जा सकता सियासतदानों को। मैं इसीलिए मेरे सबसे बड़ा सवाल ही इस पॉइंट ऑफ व्यू से था
कि माजी के अंदर ये तमाम इस किस्म की स्ट्रैटेजीज पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासतदानों के खिलाफ हो चुकी हैं। अब उस वक्त फिर भी शायद कुछ मार्जिन होता कि उनको माइनस किया जा सकता था। अब सोशल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया, मैं दोबारा वही कह रहा हूँ, सोशल मीडिया नहीं था, लोग रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल, मेरा ये पॉइंट है। हाँ, या तो फिर आप अपना केस जो है ना प्रूव करें, आप प्रूव करें कि वाकई अगर एक शख्स नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है तो ये देखिए, ये है हमारा मुकदमा, ये इस शख्स ने किया और ये पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो नाइंसाफी थी, ज्यादती थी पाकिस्तान के खिलाफ, और लोग उसको एक्सेप्ट करें। ना आपके कहने से, ना मेरे कहने से, ना किसी के कहने से जो है कोई शख्स नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन सकेगा अनलेस और अनटिल पाकिस्तान के अवाम इस चीज को एक्सेप्ट करें। एंड ऑफ द डे उन्होंने जाके बैलेट बॉक्स के अंदर यूं करके कागज फेंकना है। वो जो वोट है ना, वो जो ताकत वहां इस्तेमाल होनी है, उसकी उस ताकत के आगे कोई ताकत नहीं है। तो अगर उस ताकत को आप कन्विंस करेंगे तब कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बनता है या नहीं बनता। और अभी इसार राना साहब नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर रहे थे, उन्होंने ही कहा था ना कि इस वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। तो वो अवाम का, यही तो अवाम का वोट था, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं दीजिए जाके वो इज्जत दीजिए, समझाइए जाके लोगों को कि जनाब ये है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। उसके बाद लोग अपना वोट डाल के उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए बताएंगे कि वाकई ये शख्स नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है या नहीं है। ठीक है, अल्लाह करे आप जिस तरह कह रहे हैं वैसे ही हो। लेकिन वोट को इज्जत वाला मामला सबसे पहले पॉलिटिकल लीडरशिप है। मसूर भाई, ये खुद ही समझ लें। ये राणा साहब ये थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बुजुर्ग सियासतदान हो चुके हैं, उन्हें आगे बढ़ के जो है वो किरदार अदा करना चाहिए। मैं इख्तलाफ करता हूँ राणा साहब से। राणा साहब जो है ना एक बड़े ऑप्टिमिस्टिक किस्म के आदमी हैं और उम्र के उस हिस्से में आ चुके हैं जहाँ पे ना ये लोगों से अच्छाई की उम्मीद रखते हैं। मतलब नवाज शरीफ को क्या जरूरत पड़ी है कि वो ये काम करेंगे? बेटी वजीर आला है, इस वक्त नवाज शरीफ के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही वो है, फोकस है कि मैंने अपनी बेटी को इस वजारत आला से, वजीर आला हाउस से वजीर आजम हाउस की तरफ जाते हुए देखना है, बस। और ये कहते हैं ना वो बाबे जो बूढ़े हो जाते हैं वो कहते हैं कि बस मेरा पुत्र जड़ा ना ऐ कर ले इसी तरह। तो उनकी भी मरियम नवाज के हवाले से यही ख्वाहिश है कि बस मैं वजीर आजम था, मेरा भाई भी बन गया, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी भी किसी तरह वजीर आजम बन जाए। तो वो क्यों जाके इमरान खान के साथ जो है मामला को रिजॉल्व करना चाहेंगे? एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ, जुडिशरी के हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, मीडिया के अंदर जो है आपके ऊपर ऐसा वो तनकीद नहीं होती, तो क्या जरूरत है कि वो जाके इमरान खान साहब से इस वक्त जाके सुलह सफाई करेंगे, इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, किसी सूरत नहीं करेंगे। मतलब मौजूदा हालात में कह लें कि जो एक तासुर पाया जाता है कि बच्चों की सियासत के लिए जरदारी साहब और मियाँ साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपनी तो सर इनिंग्स खेल ली है, अब बच्चों की इनिंग्स है उसके फ्यूचर के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नजर भी आ रहे हैं, तो सब बच्चों की सियासत के लिए किया जा रहा है। चले अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के भी इशू के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, उसके रद्द-ए-अमल में अगर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? मसूर साहब, लगाना कितना आसान होगा और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करना कितना आसान होगा हुकूमत के लिए, इदारों के लिए? लगाने का मूड तो वैसे लग रहा है, ये तो मैं आपको बताऊं कि मुझे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है ये तो फील हुआ कि लगाने का मूड लग रहा है। अच्छा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे ऑन एयर हुई, लाइव थी, उससे पहले जो 2 मीटिंग्स हुई मतलब कहने चंद हफ्तों में, उसमें भी इसी तरह का मूड नजर आया। मूड पूरी तरह लग रहा है, मूड तो मुझे पूरी तरह लग रहा है क्योंकि इंडिकेशंस जिस तरह के आ रहे हैं, फैसल वाडा साहब जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो मूड तो पूरी तरह लग रहा है। क्या इसको किया जा सकेगा? मतलब एक जगह पे जिस जमात की 2/3 मेजॉरिटी हो, बिल्कुल वहां पे जाके जो है वो आप गवर्नर राज लगा दें, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। और उसके बाद क्या उस सूबे को वाकई फिर उसी तरह मैनेज किया जा सकेगा? आप ऑलरेडी मतलब एक ऑपरेशंस की तरफ आप जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, और उसके अंदर जाहिर बात है आपको लोकल पॉपुलेशन की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर लोकल पॉपुलेशन जो है वो सियासी तौर पर आपके साथ अलाइंड ना हो और वो ये समझे कि जिस सियासी जमात को हमने इलेक्ट करके हुकूमत दी थी वो आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर एलियनेट करने वाली बात है ना लोकल पॉपुलेशन को। एडवेंचर होगा ये एक। मुझे तो डर है मिस एडवेंचर ना हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि किसी किस्म का मिस एडवेंचर ना हो जाए। बुखारी साहब देखिए, वहाँ पे गवर्नर राज की जो बात है, जिस तरह मंसूर साहब ने कहा कि इसको पब्लिक सपोर्ट हासिल हो, ये भी कहा गया, कुछ नाम भी सामने आए हैं, शेरपाव साहब हैं, खटक साहब हैं, होती साहब हैं, ऑल दो जो मौजूदा हैं गवर्नर साहब वो भी खासे मकबूल शख्सियत है वहाँ की, लेकिन कोई कह लें कि जो पश्तून बेल्ट से ताल्लुक़ रखने वाली कोई कदावर शख्सियत को लाकर इस तरह का अगर एडवेंचर होता भी है तो कितना वाइबल होगा उसको करना, उसके बाद के असरात क्या होंगे KPK में? देखिए, मेरे ख्याल से गवर्नर राज का जो धमकी है, इसे बस धमकी तक ही समझे आप। मुझे नहीं लगता कि कभी
कोई सीरियस एफर्ट इस हवाले से की गई है। लेकिन ये जिस मकसद के लिए ये धमकी इस्तेमाल की गई थी उसके असरात अब देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो जो NFC का जो इजलास हुआ, जिसमें इससे पहले कभी वज़ीर आला नहीं आते थे, जो ये अपने हमने जैसे देखा अली अमीन भी आते थे, कभी आगे कभी नहीं आते, वरना मुजम्मल असलम साहब जो है वो नुमाइंदगी करते थे। और उस इजलास के बाद जो उन्होंने मीडिया टॉक की है निकलने के बाद, वो इतनी पॉजिटिव थी और इतनी सेंसिबल थी कि कोई ऑफेंसिव लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया और ये कहा कि हमें तवक्को है कि जब जनवरी में दूसरा इजलास होगा तो कोई ना कोई फैसला जो है वो हो जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था, दिल लिया था बाकायदा, कि अब जब हम मदियारा जेल जाएंगे तो वहाँ से तमाम MNA MPAs और पूरी लीडरशिप जाएगी और वापस नहीं आएंगे जब तक हमारी मुलाकात नहीं होगी। वो वहाँ गए, आराम से 15 मिनट इंतज़ार किया और उसके बाद चले गए वहाँ से। तो मुझे तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर के रवैये में जो तब्दीली मैं महसूस कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी असेसमेंट गलत हो, उससे लगता है ये कि ये गवर्नर राज की जो धमकी थी, ये धमकी की हद तक तो ठीक थी। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त ऐसे हालात KPK में है कि आप कोई गवर्नर रूल लगा के वहाँ पर फिर रूल भी कर सके या उसको गवर्न कर सके। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सूरत हाल है और ना ही ऐसी हमाकत कोई करने जा रहा है। धमकी की हद तक बिल्कुल ठीक है और मैंने जैसा कहा कि इसके असरात आप दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके ऊपर कितना गार्डेड रवैया है बैरिस्टर गौहर का। आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए, आपको लगती नहीं कि वो PTI की है। तो कहने का मतलब ये है कि मे बी समथिंग वर्क्स। मैं इसको रूल आउट करने नहीं जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से जो लबो लहजा इख्तियार किया गया उससे ये तो बता दिया गया कि हमसे तो कोई तवक्को ना रखिएगा आपकी सहूलतकारी की या आपके लिए किसी सॉफ्ट कॉर्नर की, क्योंकि आपने हमारे साथ जो कुछ किया है वो भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। अब इसका वक्त नहीं है यहाँ बैठ के कि उसको रिकॉल किया जाए, वरना मैं उसको रिकॉल कर सकता हूँ। तो अब अगर फौज एक तरफ हो जाती है और बानी PTI के लिए और PTI के लिए पॉलिटिकल ऑप्शन ही वाहद रास्ता रह जाता है, तो यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ होने वाला है। क्योंकि जहां हम बहुत सारी बातें सुनते हैं वहां हमने ये भी सुनी है कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए और इस बात की तरदीद उनकी तरफ से अब तक नहीं हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि रास्ता पॉलिटिकल तरीके से ही निकलेगा। वैसे मियां साहब क्यों चाहेंगे कि बानी PTI को रिहा कर दिया जाए? अभी सर मंसूर साहब ने कहा वो तो अब कहने के बच्चों की सियासत कर रहे हैं, उनका एक एम है कि मरियम बीबी को पंजाब से मरकज में लेकर आया जाए। इस तरह जरदारी साहब भी बिलावल साहब के लिए सियासत कर रहे हैं, बिलावल वजीर आजम के नारे लगा रहे हैं, तो वो क्यों मतलब इन हालात में ऐसा करेंगे कि बानी को रिलीफ मिले? देखिए बात यह है कि ये ख्वाहिशात तो बिल्कुल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन ख्वाहिशात का कोई वक्त भी तो है ना। ये ज़रूरी थोड़ी है कि बच्चे अभी पॉलिटिकली मैच्योर भी ना हो और उनको आप बिठा दें प्राइम मिनिस्टर बना के। पहले चक्की पीसनी पड़ती है तो तभी तो आप जाएंगे ना। मतलब मरियम बीबी मैच्योर नहीं है, आप पंजाब बिल्कुल नहीं बैठे हुए हैं, मरियम बीबी को आप जो एज ए CM देख रहे हैं। भाई ये बात मेरे ख्याल से ये बात 5 दफा तो जरदारी साहब ने खुद अपने बेटे के बारे में फरमाई है। और ये हम जैसे देख रहे हैं पंजाब की सियासत के अंदर जो इस तरह की कार्रवाई अब हो रही है, दैट डज नॉट मीन दैट टुमारो शी इज गोइंग टू बी आवर प्राइम मिनिस्टर। उसके लिए रास्ते और यानी एक एक्सरसाइज है, एक वक्त चाहिए उसके लिए। ये टुमारो डे आफ्टर टुमारो नहीं होने जा रहा है, इट विल टेक टाइम। लेकिन इस वक्त जरूरत जो है वो इनमें से किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की का चैलेंज नहीं है। चैलेंज है इस वक्त इस पॉलिटिकल एम्पॉस से निकलने का, और वो निकलने के लिए सीनियर लीडरशिप को तमीज और सेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा, वरना तबाही जो है वो बकौल राहत दौरी के लगेगी। आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, ये सिर्फ PTI को नुकसान थोड़ी पहुंचेगा। अगर कोई ऐसी तबाही आई जिसकी तरफ इशारे किए जा रहे हैं, या मैं भी कर रहा हूँ, तो उससे सिर्फ PTI को नुकसान थोड़ी होगा, पूरी की पूरी सियासी और जमहूरी बसात लिपटी जाएगी, और ये 3 दफा पहले लिपट चुकी है। हमें ये याद रखना चाहिए। जी ठीक है, मतलब चले ठीक हो गया। रान साहब ये बता दें, जिस तरह भी बता रहे हैं बुखारी साहब के जो CM हैं उनका रवैया कुछ तब्दील हो गया है। पहले बड़े अग्रेसिव थे, लेकर ही उनको इसलिए आया गया था कि कुछ जल्द से जुलूस रैलीज करेंगे, एक मोमेंटम बनाएंगे, लेकिन उनके रवैये में तब्दीली आ गई है। तो फिर गड्ढापुर को हटाया गया था, इनको लाया गया था, तो फिर ये वाला फार्मूला भी कह लें कि मतलब नहीं चल पाया, ये वर्क नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह उनको लेकर आई थी। इसका तो फैसला कल पेशावर का जलसा करेगा कि क्या सलीम भाई कह रहे हैं वो बात में कितना वजन है। कल जलसे के अंदर जो तकरीरें होंगी वो KPK का मुस्तकबिल तय कर देंगी कि KPK का आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन
अगर वहाँ गवर्नर राज लगता है तो ये फिर एक समझ लें कि ये इमरान खान की एक सियासी वो कामयाबी होगी, क्योंकि इमरान खान चाह ये रहा है कि किसी तरह ये निज़ाम इस सतह का पोलराइज हो जाए, इतनी ज़्यादा इसमें कन्फ्रंटेशन पैदा हो जाए कि लोगों को हर बंदा कहने पे मजबूर हो जाए कि यार ये तो बहुत ही हालात ख़राब हो गए। और अगर आप गवर्नर राज वहाँ लगाते हैं तो आप समझ लें कि आप इस बयानिए को बहुत मजबूत करेंगे। और दूसरी बात यह कि जो केपीके के डायनामिक्स हैं वो डिफरेंट हैं बाकी सूबों से। वहाँ पे ये मतलब पंजाब की तरह का इन्वायरमेंट नहीं है या सिंध की तरह का नहीं है, वहाँ एक डिफरेंट कबाइल का एक सेटअप है जिसके अंदर, और वो हम लाहौर और पंजाब में रहने वालों से ज़्यादा वो क्या कहते हैं नेशनलिस्ट सोच रखते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ इतना बड़ा विफाक के ऊपर धचका होगा अगर किसी ने ये एडवेंचर किया तो। दूसरी बात ये कि अगर पीटीआई को हमने सिस्टम से माइनस ही कर दिया तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा है कि सिस्टम में से पीटीआई को माइनस भी कर दिया जाए और एक सूबे में उसकी हुकूमत भी रहे। तो अब ये तो एक बड़ा क्वेश्चन सामने दीवार पे लगा हुआ नज़र आ रहा है कि अब आप किस तरह इसको डील करेंगे। लेकिन मेरी फिर वही राय है, मंसूर साहब माने या ना माने, भाई मैं मंसूर साहब को नहीं मना सकते, डांटे या तो सवाल भी बड़ा डाटा कर देते हैं। मैं सब ये कह रहा हूँ कि बहरहाल नवाज शरीफ साहब हो या जरदारी साहब हो, उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि तारीख में वो कुछ शायद ऐसा कर जाएं कि लोग ये समझे कि उन्होंने अपने बच्चों के अलावा कौम के बच्चों का भी सोचा। और इस वक्त अगर उनमें कोई वो हीरो बनना चाहते हैं हिस्ट्री के, और अगर वो ये चाहते हैं कि जो हिस्ट्री में उनके नाम पे कालक लगी हुई है वो थोड़ी सी कम हो जाए, तो उन्हें एक कदम आगे बढ़ के थोड़ा सा बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। जैसे सलीम भाई कह रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि ना, तो फिर कहे ना, बोले ना, जुमला कह देना, एक ये कह दें कि हाँ यार इमरान खान को तो आप रिहा कर दें। वो उन्हें पता है मैं कह के तो इमरान खान जो हो रही है मेरे नाल होते तो भी पैड़ी हो जाएगी, तो वो नहीं कहेंगे। वो तत्ते पे कभी भी पैर नहीं रखेंगे, गिल्ली थान पे कदे पैर नहीं रखेंगे। उनकी लोड़ है। मैं मंसूर साहब की बात से बिल्कुल 100% एग्री कर रहा हूँ मैं। ठीक है मंसूर भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब ऑप्शंस है क्या? कह रहे हैं कल का जलसा डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइंदा की सियासत क्या होगी। क्या कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब? मेरे ख्याल में जो सुहेल आफरीदी साहब को चीफ मिनिस्टर का ओहदा देना था वो पहला सिग्नल था कि अब पेशावर की तरफ से जो है वो किस किस्म की हवाएं इस्लामाबाद या पिंडी की तरफ आएंगी, गर्म हवाएं चलेंगी। वो वैसे फील की आपने पिछले कुछ टाइम में जब से वो बने हैं? नहीं, जाहिर बात है। और उसमें आपको क्या महसूस? 9 बार वो आए अडियाला, मुलाकात की कोशिश करते रहे, वापस चले गए, नहीं हुई ना। और उसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस किस्म की गुफ्तगू हुई है उसके बाद तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो रद्द-ए-अमल आने लगा है ये तय करेगा। मैं इसार राना साहब की बात से एग्री करता हूँ कि वो तयन करेगा कि अब पॉलिटिकल जो विंड्स हैं फ्रॉम पेशावर वो कैसी चलने वाली हैं। और मुझे उनमें ख़तरा नज़र आ रहा है। मुझे वो कुछ ज़्यादा अच्छी हवाएं चलती हुई नज़र नहीं आ रही। मुमकिन तौर पे क्या हो सकता है? कोई जलसा जुलूस रैली जो गड्ढापुर साहब लेकर आते थे इस्लामाबाद की जानिब कारकुनान को, उसी तरह की कोई चीज़ होगी कि उससे बढ़कर भी कुछ हो सकता है? मेरा ख्याल में तो जाहिर बात है, अब तक तो हमने वैसे ही देखा है कि ऐसा ही होगा। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चाहेगी कि वो उसको एक विक्टिम कार्ड जो है वो मिला हुआ है और वो अपने आप को विक्टिम के तौर पे पेश करे। वो अपने आप को ऑपरेसर के तौर पे तो नहीं पेश करना चाहेगी। वो कहेगी हम तो विक्टिम हैं, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। और वो ऐसा कुछ शो क्रिएट करना चाहेंगे जिसमें अगर डंडा सोटा चलता है, आंसू गैस की शेलिंग होती है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो परफेक्ट विजुअल्स हैं। ठीक है, वैसे 26 नवंबर से कुछ बड़ा हो, फिर 26 नवंबर के बाद कुछ नहीं हुआ। अगर बात कर रहे हैं एक चीज अभी एक रान साहब, मंसूर साहब 26 नवंबर से बड़ा किसी ने नहीं होने देना। सुने रान साहब जी 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 रान साहब, मैंने किया कि 26 नवंबर से बड़ा किसी ने नहीं होने देना। लेट अस बिलीव दैट। सर अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, 26 नवंबर जैसा वाक़या दोबारा हो भी ना, अल्लाह ताला पाकिस्तानियों की हिफाजत करे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे केपीके में कोई हंगामे हो। जो तकरीरें हैं ना वो ही बड़ा मैटर कर रही हैं। आप समझें कि तकरीरें ही मैटर कर रही हैं, वो तोड़ फोड़ से ज़्यादा तोड़ फोड़ वाली चीज़ है। अगर वहाँ कल इस प्लेटफार्म से कुछ इस तरह की तकरीरें हो गई तो वो आग लगाओ और घेराओ और जलाओ से ज़्यादा बड़ा नुकसानदेह बात होगी। इस टाइम मैटर कर रहा है कि उनका बयानिया क्या बनता है पीटीआई का, और उस जलसे की एनवायरनमेंट क्या बनती है, ये मैटर कर रहा है। ये सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। ठीक है मतलब वही जो अभी हम बात कर रहे हैं कि माजी में भी जलसे जुलूस रैलीज करती रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक कह लें कि एक पूरे मामले को एक
हाई लेवल तक ले गई, मतलब हमने देखा कि शहर शहर बात हो रही थी, सोशल मीडिया भरा पड़ा था, लेकिन उसके बाद मामला बहुत कूल डाउन हुए, नीचे आ गए। तो दोबारा किस लेवल पे जाएंगे, मतलब मैं क्लैरिटी चाह रहा हूँ क्या हो क्या सकता है। नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना कि दोनों साइड्स की तरफ से एक्शन क्या आता है। अभी तो एक एक्शन हुआ है ना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, अब इसका रिएक्शन आएगा, वो रिएक्शन कैसा होता है, फिर उसका रिएक्शन आएगा, जाहिर बात है। और वो रिएक्शन फिर मंगल वाले दिन हम देखेंगे, फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या रिएक्शन आता है, उसका रिएक्शन हम जुमेरात वाले दिन देखेंगे, जब दोबारा इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जो है कोशिश। अच्छा चले, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मंगल वाले दिन वज़ीर आला KP जो है वो अपने पूरे स्क्वाड के साथ यहाँ पे आते हैं और उनको एक रेड जोन के अंदर, जो बताया जा रहा है डयाला जेल के इर्द गिर्द जो है रेड जोन जो है वो बना दिया जाएगा, और उस रेड जोन में उनको दाखिल नहीं होने दिया जाता, और उनके साथ जो है वो KP की पुलिस खड़ी हुई है, और यहाँ से पंजाब या इस्लामाबाद की पुलिस जो है वहाँ पे खड़ी हुई है, खुदा न खास्ता कोई क्लैश की सूरत हाल अगर बन गई, क्या सिग्नल जाएगा ये? वर्स्ट सिचुएशन, नो डाउट। अल्लाह ना करे ऐसा, अल्लाह ना करे। मैं इसी चीज़ से बस मैं डरता हूँ। चलें, बुखार साहब ये बता दें, ये जो अभी मंसूर साहब पूरी एक पिक्चर ड्रॉ की है, मतलब हॉरिबल है अगर हालात इस तरफ जाते हैं, खुदा ना खास्ता इस तरफ चीज़ें नहीं जानी चाहिए। जिस तरह शुरू में सारे पैनलिस्ट ने बात की, मामला अफाम तफहीम के साथ पॉलिटिकल जो कह लें कि सेंस और पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ इन सारी चीज़ों को डील होना चाहिए। लेकिन कल का जो जलसा है कहते हैं वो डिसाइसिव है, वहाँ से पता चलेगा कि अब पाकिस्तानी सियासत, ख़ुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। पहली बात तो यह कि मंसूर से इख्तलाफ करना काफ़ी मुश्किल है, मेरे तो बस की बात नहीं है। लेकिन बहरहाल हैविंग सेड दैट, मुझे नहीं लगता कि अब ये उससे ज़्यादा ग्रेटर डेवस्टेशन के साथ आएंगे जिस डेवस्टेशन के साथ अली अमीन गंडापुर उनको लेके 26 नवंबर या 24 नवंबर को आए थे। पहली बात तो यह है कि अब इस तलखी के बाद जो हमने कल देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इस हुकूमत के स्ट्रॉन्ग फील करने के साथ के एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खड़ी है, मुझे नहीं लगता कि कोई उनको वहाँ से वो सारा लाओ लश्कर लेके चल के यानी इस्लामाबाद तक या अडयाला जेल तक आने देगा। दैट इज़ व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज एज वट एवर एक्सपीरियंस आई हैव। जी ठीक हो गया। साल 2025 के नाज़रीन हम आखिरी महीने में बैठे हैं, दिसंबर का जो है आगाज़ हो चुका है, उसका पहला हफ्ता है। मंसूर भाई, साल 2026 हम देखें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, उनके लिए कैसा आप देख रहे हैं, कैसा फोर्सी कर रहे हैं? अभी तो 1 पेज भी है, चीज़ें बड़ी उनके मतलब मामला उनकी फेवर में नज़र आते हैं। तो साल 2026 उनके लिए कैसा होगा और क्या फोर्सी करते हैं फ्यूचर में लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बन पाएंगे? आज की तारीख में अगर आप पूछ रहे हैं तो फिलहाल तो सत्य खैर है ना, फिलहाल तो मुझे उनके लिए कोई प्रॉब्लम 2026 में नजर नहीं आ रही। लेकिन ऑब्वियसली ये पाकिस्तान है, मेरे ख्याल में यहाँ पे तो अगले 30 दिन के आगे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता क्या होगा। लेकिन आपने मुझे वो ताकत देने की कोशिश की है जो सिर्फ शेख रशीद अहमद साहब के पास है, और वो भी उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। आजकल वो भी चुप है। चले ठीक हो गया। राज साहब ये बताया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमने देखा साल 2025 में उस तरह जलसे जुलूस रैलीज भी नहीं कर पाई जिस तरह हमने इलेक्शन के बाद देखा था। हमने देखा किस तरह कई बार इस्लामाबाद आए, लाहौर तक गए, पिंडी में भी सारी मतलब अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती रही। साल 2025 में वो चीज़ें हमें उस तरह नज़र नहीं आई। तो साल 2026 में क्या कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? क्या बानी आपको जेल से बाहर आते नजर आ रहे हैं? देखें, कल क्या होगा ये तो अल्लाह ताला जानता है ऊपर बैठा हुआ। हमें तो बज़ाहिर जो नज़र आ रहा होता है वो हम उस पर बात कर रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि खान साहब की अभी कोई ओखे पेंडे थे लमिया ने रावा इश्क दिया, वो बड़ा लंबा एक उसमें फंस गए हैं, और ये इतना शदीद किस्म का क्राइसिस है बाहर निकलने के हवाले तक मैं कर रहा हूँ कि उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई उन्हें अभी सुनवाई होती नज़र आ रही है। लेकिन अल्लाह का जो फैसले होते हैं वो अल्लाह के होते हैं। हमें तो मैंने तो अपनी आंखों के सामने ये भी देखा है कि लोगों को इक़्तिदार से भागते हुए जूतियां तक पहनने नसीब नहीं हुई, मैंने ये भी देखा है। और मैंने ये भी देखा है कि लोग जेल से निकल के सीधे जाके और ऐवान के उस पर इक़्तिदार पे भी बैठ गए। ये अल्लाह की अल्लाह ही जाने, लेकिन बज़ाहिर जो लग रहा है वो यही है कि अभी बहुत मुश्किलात हैं उनके लिए। ठीक है बुखार साहब, हम देख रहे हैं हुकूमत अकेली भाग रही है, हिज़्ब इख्तिलाफ उस तरह से एक्टिव नहीं है, तो बज़ाहिर हिज़्ब इख्तिलाफ हुकूमत के लिए उस तरह थ्रेट नहीं है। लेकिन परफॉर्मेंस एक बड़ा कह लें कि वो भी कहीं ना कहीं मॉनिटर हो रही है, जज हो रही है। तो हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या इन हालात की वजह से हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब तक हुकूमत की इस एस्टेब्लिशमेंट से कुट्टी नहीं होती है, इस हुकूमत को कोई खतरा लाक नहीं है। ये तो मैं बड़ी कन्विक्शन से आपको कहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि माजी में जब कभी भी हमने देखा कि हुकूमतों को आधे रास्ते से चलता किया गया, वो उसी सूरत में था कि आपने एस्टेब्लिशमेंट से कुट्टी कर ली। एक बात। दूसरी बात यह है कि जितना टाइम आपको मिलता जाएगा
उतनी ही आपकी परफॉर्मेंस में बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं। मैं बिल्कुल ये वसूख से कह सकता हूँ कि 2024 में जो सूरत हाल थी वो आज 2025 में नहीं है, चाहे वो इकोनॉमिकली है, चाहे वो डिफेंस के एतबार से है, चाहे वो पाकिस्तान में दुनिया के मकाम के हवाले से है। ये एक रियलिस्टिक एनालिसिस है कि वी आर नॉट स्टैंडिंग एज बैड एज वी वर स्टैंडिंग ए ईयर अगो। जी ठीक है, मैं अभी कह रहा हूँ हुकूमत के लिए तो कम से कम सभी अच्छा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों के। नाज़रीन, जो एक चीज़ करेंगे वो यही है कि पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान का खासा डैमेज हो चुका है। जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं इनको किस तरह किसी सूरत में बैठना होगा ताकि चीज़ें बेहतरी से आगे बढ़ सकें। आज के प्रोग्राम से मैं इजाज़त दीजिए।